सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हाँ, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है कि आपकी मंजिल आसमान है और रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का वायरल पेपर। अगर आपका ये आज आखिरी रात है तो भी आपको ये पेपर देख करके ही जाना है। 70 में से 70 पूरे पक्के हो जाएंगे। पेपर वो जो कि 11 मार्च को आने वाला है। अरे पूरे तरीके से ये सही नहीं है कि हाँ यही पेपर आपके परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसके लिए सारे सब्जेक्ट की तरह इसमें भी पूर्णांक आपके 70 रहने वाले हैं। 70 क्यों रहते हैं? 100 नंबर का होना चाहिए। तो जो 30 नंबर होता है वो आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है, इसीलिए ये जो हमारा पेपर है और जो आप आंसर लिखोगे वो 70 अंक का रहेगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और इसमें कुछ सामान्य निर्देश भी दिए रहेंगे। जैसे कि दीदी ये समय 3 घंटे 15 मिनट का क्यों है? 3 घंटे भी तो हो सकता था। तो सबसे पहला वाला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि ये जो 3 घंटे हैं इसमें आप पेपर को सॉल्व करोगे। ये जो 15 मिनट है इसमें सबसे पहले आप लोग को प्रश्न को पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरा क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर के सारे प्रश्न करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप एक प्रश्न करो दूसरा छोड़ दो, तीसरा करो चौथा छोड़ दो। सारे प्रश्न करना जरूरी रहेंगे आप लोगों के लिए। देखो ये जो 15 मिनट क्यों देता है, कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। तो 15 मिनट इसके लिए देता है कि अगर आप लोग को इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें जानने के लिए एक बार पूरे पेपर को शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाला प्रश्न मुझे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसे करना है, इसे नहीं करना है। जैसे किसी में 2 प्रश्न भी रहेंगे बीच में अथवा करके, तो आप पेपर पढ़ोगे तो तुरंत आप डिसाइड कर लो सबसे पहले कि मुझे इसे लिखना है या फिर इसे, तो उसमें आपका समय नहीं जाएगा। इसीलिए ये 15 मिनट रहते हैं। इसके बाद तीसरा निर्देश क्या है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ और खंड ब में विभाजित है। यानी कि जो पेपर है हमारा ये 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है, खंड अ और खंड ब। चौथा निर्देश क्या है, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले 20 MCQ आप लोग के लिए दिए रहेंगे। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे इसका आंसर आप लोग को अपनी कॉपी पर नहीं लिखना, इसका उत्तर आप लोग को OMR शीट मिलेगा, उसी पर देना रहेगा। 5वां वाला क्या है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। आपने जो भी आंसर लिख दिया 4 गोले आपके सामने ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4। इन चारों में से आपने जो गोले को भी आप कलर कर दोगे
फिर उसे आप काट नहीं सकते। मान लो इस वाले गोले को आपने कलर कर दिया तो फिर आप इसे काट नहीं सकते, आपका यही वाला माना जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है आप लोगों को कि जो भी आंसर आप दे दोगे उसे काटना नहीं रहेगा। इरेजर का प्रयोग नहीं कर सकते कि मैं इसे मिटा दूं, और वाइटनर भी नहीं लगाना है, ये सब उसमें अलाउ ही नहीं है। इसके बाद अगला वाला क्या है आप लोगों के सामने, छठवां वाला निर्देश खंड ब 50 अंकों का है। खंड अ वाला जो है हमारा वो 20 अंकों का हो गया, तो 70 में से 20 चले गए तो 50 बचे, तो खंड ब जो होगा वो हमारे 50 अंकों का हो जाएगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को, वर्णनात्मक प्रश्न 1 और वर्णनात्मक प्रश्न 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क व 29 ख है, ये मिलेंगे आप लोगों को। अगला 7वां निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने भी निर्धारित अंक होंगे एक प्रश्न के लिए वो उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, यानी कि यहाँ प्रश्न है तो यहाँ दिया रहेगा कितने अंक का है। जैसे कि देखो ये एकदम लास्ट में देखो पहला वाला प्रश्न है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ऐसे ही। और ये वर्ड लिमिटेशन और ये नंबर क्यों देता है, ताकि आपको पता चले, कहीं ऐसा ना हो कि आगे 2 नंबर वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपने उसे 4-5 पेज लिख दिया, क्या हुआ कि समय उसी में बीत गया, अब वो लॉन्ग वाले आंसर तक पहुँचे ही नहीं। 2 अंक छूटेंगे चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग वाला आपका नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नंबर दे देता है, ताकि इससे आप लोग को पता रहे कि 2 ही नंबर का 1 ही नंबर का है तो हमें कितना लिखना रहेगा। अगला 8वां वाला है, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़ करके उन पर उत्तर अंकित करना है और मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न करना रहेगा। आप लोग को धागे वहाँ पर 1 से 2 धागे मिल जाएंगे बांधने के लिए। 9वां निर्देश क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो हमारे भाई बहन देख नहीं पाते होंगे, दृष्टिबाधित होंगे, उनके लिए क्या होगा कि मानचित्र कार्य रहेगा, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे तो वो मानचित्र को भरेंगे कैसे, इसीलिए उन्हें लिखने के लिए दिए गए हैं। उनका भी पेपर होता है, किसी एक ऐसे इंसान को साथ में भेजा जाता है कि जब वो लोग बोले, जो हमारे भाई बहन रहे बोलेंगे तो जो एक इंसान साथ में गया रहेगा वो उसे लिखेगा, वो प्रश्न बोल करके उन्हें बताएगा, फिर वो लोग उसे बताएंगे कि इसका आंसर ऐसे लिखिए, तो फिर वो लोग लिखते हैं उनकी कॉपी को। अब हमारा पेपर शुरू हो गया, खंड अ से हमारे पेपर की स्टार्टिंग है, जो कि पहले ही बता दिया था, बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ होगा। निर्देश में क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए है हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी है मुसोलिनी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैरिबाल्डी ने। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसमें मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा, तो बी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट पास हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था।
ऑप्शन नंबर सी है साइमन कमीशन भारत आया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, बहुत फेमस घटना है, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन इसकी घटना का परिणाम ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका परिणाम हुआ था ये कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? और एक राज की बात बताऊं, मैं जब पढ़ती थी ना तो पता है मुझे ये ऐसे सन तो कभी याद ही नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से 2-4 सन मैंने याद किए थे और जा कर के पेपर में लिख कर के आई थी। भाई बहुत मुझे तो मुश्किल लगता है, और मेरे तरीके से किसको किसको ये सन वन याद ही नहीं रह पाते, कमेंट करके बताओ तो फटाफट से। हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1875 में, ऑप्शन नंबर बी है 1878 में, ऑप्शन नंबर सी है 1880 में, ऑप्शन नंबर डी है 1885 में। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, 1878 में लागू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? जो कॉर्न कानून चल रहा था ब्रिटेन में, उसे क्यों समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कृषि उत्पादों में अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्न आयात पर नियंत्रण के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों को विरोध के कारण। तो जो चौथे का राइट आंसर है वो है हमारा डी वाला, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण कॉर्न कानून को समाप्त किया गया था। मुख्य कारण यही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा वाला प्रश्न क्या है? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1928 से, ऑप्शन नंबर बी है 1929 से, ऑप्शन नंबर सी है 1930 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1932 से। तो जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा छठवां वाला प्रश्न। छठवां वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? जो बेल्जियम है, ये अपनी जो सीमा है ये कौन से देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए है इटली के साथ, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर सी है लक्जमबर्ग के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्पेन के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, लक्जमबर्ग के साथ बेल्जियम अपनी सीमा को साझा करता है। और भी देश हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी वाला है तो हम इसे ही सही बता देंगे। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? अ वाला ऑप्शन है व्यापार, ब वाला है शिक्षा, सी वाला है कृषि, डी वाला है विदेशी कार्य। जल्दी जल्दी से इसका आंसर आप लोग एक काम करिए कि हमें फटाफट से इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं फटाफट से आप लोग को सारे आंसर बताती जा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को भी कुछ आ रहा है या नहीं? आप लोग फटाफट से इसका आंसर हमें कमेंट करके बता दो। हम बढ़ेंगे आठवें वाले प्रश्न की तरफ। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व
किसमें सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय निकायों में, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधानसभाओं में। तो संविधान के माध्यम से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया वो किया गया स्थानीय निकायों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां वाला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो हमारा है इसमें प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है बीजेपी। अब इसका आंसर मैं क्या दूँ आप लोगों को? मैं आप लोग को इसे होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। आप लोग इसे ना फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा वाला जो पक्ष है वो विपक्षी है, यानी कि कौन सा दल विपक्षी दल है इसमें से। कमेंट करके फटाफट बताओ कि आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, इसके बाद सारे का आंसर मैं आप लोग को बता दूंगी। 10वां प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, हमें भी पता है कि हमारे देश में भी तो लोकतंत्र चलता है, तो ये बाकी व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसमें सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। हाँ, ये व्यक्तियों की गरिमा को भी तो बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर तो हमारा सी वाला ही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये व्यक्तियों में समानता भी देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है। 11वां वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? धात्विक अधात्विक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कौन सा खनिज इसमें से अधात्विक है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। तो जो अधात्विक खनिज है इसमें से वो है अभ्रक। आई होप कि ये तो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं भी पता तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, मैं तो बता ही रही हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वां वाला प्रश्न क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम जो ये कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2010 में, ऑप्शन नंबर बी है 2001 में, ऑप्शन नंबर सी है 2005 में, ऑप्शन नंबर डी है 1990 में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये लागू किया गया था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है पवन ऊर्जा। तो परंपरागत संसाधनों के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा कि कोयला जो है ये एक परंपरागत संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 14वां। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं?
इसमें से किसे हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहेंगे? क्षेत्रक के बारे में आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थक क्षेत्रक। तो जो कृषि एवं सहायक क्षेत्रक है ये हमारे प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, यानी कि इसे ही हम प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? जो असंगठित क्षेत्रक होता है इनमें से कौन सा व्यक्ति उसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए है दैनिक कृषि मजदूर, ऑप्शन नंबर बी है बैंक मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है सैनिक, ऑप्शन नंबर डी है राजपत्रित अधिकारी। तो जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है दैनिक कृषि मजदूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न क्या है? मोनोजॉइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी है खनिज तेल। तो जो मोनोजॉइट रेत है उसमें पाया जाता है थोरियम खनिज, और भी खनिज पाए जाते हैं लेकिन ऑप्शन के रूप में हमारे पास थोरियम है तो हम इसे ही राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति? आपको हमारे भारत के पड़ोसी देशों का नाम तो पता ही होगा। चलो फटाफट से कमेंट पे हमारे भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ तो कौन से पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल की। तो जो मानव विकास की दृष्टि से मानव से बेहतर है वो पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? हमारे भारत देश में आर्थिक उदारीकरण की भी शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1960 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1989 में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1991 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1995 में। तो जो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी ये हुई थी वर्ष 1991 में। 19वां प्रश्न क्या है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन से क्षेत्रक में सम्मिलित है? यानी कि अगर कोई वस्तु है वो ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया से ही उसका उत्पादन हो रहा है तो वो कौन से क्षेत्रक में आएगा? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के अंतर्गत। तो अगर प्राकृतिक प्रक्रिया से ज़्यादातर उत्पादन हो रहा है तो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपके दिमाग में सबसे पहले ही ये आंसर आ रहा होगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? एक फलीदार फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार, ऑप्शन नंबर सी है दालें, ऑप्शन नंबर डी है चावल। तो जो एक फलीदार फसल है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दालें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
खंड क तो हमारा खत्म हुआ। अ खंड जिसमें कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, सारे का जवाब मैंने आप लोग को दे दिया। शायद 1-2 प्रश्न होमवर्क के रूप में कमेंट करने के लिए भी कहा है, उसे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि निर्देश में बताया गया था, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 में विभाजित रहेगा। ये हमारा वर्णनात्मक 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। लगभग 80 शब्दों में देना है। 21 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि 20 तो हमारा यहाँ पूरा हो गया, तो ये 21 नंबर का होगा। 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी, उदाहरणों सहित समझाना है। जो 19वीं सदी चल रही थी उसमें तकनीकें जो चल रही थी उसकी क्या भूमिका हुई, उदाहरण के सहित समझाना है। अथवा के रूप में अगर ये आपको नहीं पता हो तो अथवा के रूप में भी है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख करना है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके जो परिणाम हुए थे, किन्हीं 2 परिणामों के बारे में आपको बता देना है। इसीलिए मैंने बताया था ना कि जो 15 मिनट रहते हैं, आप जब ये पेपर पढ़ रहे होंगे तब आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला दोनों क्वेश्चन, तभी आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं इसे करूँगा या फिर इसे करूँगा। तो जो भी आपने दिमाग में रखा हो दोबारा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट से उसे लिखने लगोगे। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट करना है। अगर नहीं पता तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन भी है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों, कोई 2 कारण बताना है। 23 नंबर का प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में विभेद करना है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसमें आप लोग को अंतर बताना है। विभेद का मतलब होता है अंतर बताना। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में से कौन सी बेहतर होती है। और तो और आप लोग को विभिन्न देशों की स्थितियों की भी तुलना करना है। अथवा के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। 24 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है। वर्णनात्मक 1 वाला प्रश्न हमारा पूरा हो गया। वर्णनात्मक दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। वर्णनात्मक सेकेंड वाले में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखने हैं आप लोगों को। यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। देखो कैसे चारों के लिए 1.5 नंबर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। 6 नंबर हो गया टोटल मिला करके। अथवा के रूप में असहयोग आंदोलन का क्या कार्य है, ये क्यों चलाया गया था, कोई 2 कारण बताना है। जब आप असहयोग आंदोलन के बारे में लिखोगे इसका क्या अर्थ है, तब आपको मिलेंगे 2 नंबर। ये क्यों चलाया गया था लिख दोगे, फिर से 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई 2 कारण बता दोगे, फिर से 2 नंबर मिल जाएंगे। मिला जुला कर 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। 26 वाला क्या है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है आप लोगों को। और अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में अगला प्रश्न भी है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन करना है।
भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में अगर आपको पता हो तो इसकी विशिष्टताओं का वर्णन करना है। 27वां प्रश्न क्या है? गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अगर गांव में रहते हो, खेत ओत के बारे में जानकारी है, तो आपको पता होगा कि गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हमें चाहिए, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, कौन सी चीज़ कैसी चाहिए गेहूं के लिए। और भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख करना है। और भारत में ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि गेहूं की खेती के लिए प्रमुख रूप से हैं। अगर ये वाला नहीं पता तो अथवा के रूप में अगला प्रश्न भी है आप लोगों के लिए सामने। गेहूं के बारे में नहीं पता तो अथवा के रूप में आप लिख सकते हो कि जैव विविधता क्या है और ये मानव के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करना है। ये तो देखो बायोलॉजी में भी हमारे था, मैंने आप लोग को पढ़ाया था जैव विविधता के बारे में। सरल भाषा में समझाएं तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही हम जैव विविधता की तरीके से देखेंगे। और ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यही है कि लोग अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग सोच होगा और भारत भी आगे जाएगा, स्पष्ट करना है। 28 नंबर का प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं और द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना भी करनी है। अथवा के रूप में विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? इसके बाद आप लोगों को मानचित्र संबंधी प्रश्न मिलेंगे। 28 तक तो पूरा हो गया, तो 29 में आप लोगों को मिलेगा। 29 नंबर के प्रश्न में क वाला प्रश्न मिलेगा। क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को, ये जो स्थान दिए गए हैं भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पे आप लोग को दिए रहेंगे, ऐसे सिंबल बना करके, यानी कि ऐसे गोला और फिर इसमें ऐसे डॉट का सिंबल, गोला और डॉट का सिंबल बना करके चिन्ह द्वारा, केवल चिन्ह ही नहीं बल्कि नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही स्थान के अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है, यानी कि 2 सही करोगे तो 1 नंबर मिलेंगे। दोनों का मतलब है कि एक नाम के लिए और एक सही स्थान दर्शाने के लिए आधे आधे जोड़ करके 1 अंक मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या है कि वह स्थान जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, नाम बता दोगे आधे नंबर मिल जाएंगे। और अगर मानचित्र में दर्शा भी दिया ऐसा सिंबल बना के तो आधे नंबर और मिल जाएंगे, 1 अंक तो मिल ही जाएंगे। दूसरा क्या है? वह स्थान जहां पे नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तीसरा है वह स्थान जहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चौथा है वह जनपद जहाँ पे चौरी चौरा की घटना घटी थी। और 5वां वाला क्या है? वह स्थान जहाँ पे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 29 का क वाला पार्ट पूरा हुआ, हम ख वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही स्थान के अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित हैं। पहला क्या है कि बिहार की राजधानी शहर सी द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ऐसा सिंबल बना के बिहार की राजधानी को दर्शाना है और नाम भी लिख देना है।
बिहार की राजधानी पटना। दूसरा क्या है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी को ऐसे सिंबल से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तीसरा क्या है, भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य को ऐसे सिंबल से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। चौथे में है, भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र को ट्रायंगल त्रिभुज के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। पांचवा वाला क्या है कि भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य को पी के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। केवल ऐसे पी मत लिख दीजिएगा, इसे आप लोग ऐसे बॉक्स में भी बंद करेंगे। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 क के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप, जो लोग देख नहीं पाएंगे उन्हें जो 29 का क वाला सेक्शन है उनके विकल्प के रूप में वो नहीं कर पाएंगे, तो विकल्प में हमें क्या दिया है, निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन पहला वाला क्या है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। यह आप लोग को अपनी कॉपी में लिख देना रहेगा, बताना उस पे मानचित्र पे नहीं दर्शाना रहेगा। सेकेंड वाला है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तीसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था। और चौथा वाला क्या है कि चौरी चौरा की घटना किस जनपद में घटित हुई थी। पांचवा है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 29 का क वाला में ये सारे प्रश्न वो लोग कर लेंगे। फिर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 में ख के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप वो ख वाला भी नहीं दर्शा पाएंगे, तो विकल्प के रूप में ये सारे प्रश्न उन्हें दिए जाएंगे। निर्देश क्या है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। पहला वाला क्या है प्रश्न आप लोग के सामने, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग को भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न पता ही होने चाहिए और पूछे भी जा सकते हैं कि बिहार के राजधानी शहर का नाम लिखना है। दूसरा है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखना है। तीसरा है, भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखना है। और चौथा वाला है, भारत के किसी एक प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र का नाम लिखना है। पांचवा है, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोग के लिए, बस इन्हीं चीज़ों को नीचे आप लोग को इंग्लिश वर्जन में दे दिया रहेगा कि अगर हिंदी में किसी को दिक्कत हो रही हो, इंग्लिश में पढ़े हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन निर्देश भी, सामान्य निर्देश भी उसी तरीके से दिए रहेंगे। जैसे पहला है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर एग्जामिन्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न करना जरूरी है। तीसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, ये प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभाजित है, ए और बी। चौथा, इन ए पार्ट, ए वाले पार्ट में देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 20 मार्क्स, 20 नंबर के। आंसर शुड बी गिवन ऑन OMR सीट, आंसर आप लोग को OMR सीट पर देना है। पांचवा, आफ्टर मार्किंग योर आंसर ऑन OMR सीट पर अपने आंसर को लिखने के बाद डू नॉट कट इट और यूज इरेजर और वाइटनर टू रिमूव इट, आप लोग को इरेजर और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना इसे मिटाने के लिए।
तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे लाइक का टारगेट बहुत छोटा सा है, केवल और केवल 100 लाइक्स का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे, ज़्यादातर लोग देखेंगे, हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत आप लोग के लिए काम दे रही है। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।